हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। फ्रेंड्स, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक हिस्टोरिकल प्ले जिसका टाइटल है हेनरी फोर्थ पार्ट 1। और ये प्ले हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आप लोग कुछ मिस कर दें। तो चलिए, सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद में इस प्ले को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। इनमें विलियम शेक्सपियर ने जो प्ले लिखना स्टार्ट किए थे हिस्टोरिकली, वो स्टार्ट होते हैं आपके हेनरी 6 से। ठीक है ना। हेनरी 6 पार्ट 1 1591 में लिखा था। इसकी जो सेटिंग है 1422 से 1455 तक की सेटिंग रखी गई है, यानी इसमें जो कहानी है वो 1422 से लेकर 1455 तक है। इसके बाद में इसी प्ले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हेनरी 6 पार्ट 2 1591 में लिखा। सेम सेटिंग है, थोड़ा सा आगे की कहानी है। ओके। इसके बाद में हेनरी 6 पार्ट 3 1591 में सेम सेटिंग है और कहानी थोड़ी सी आगे चलती है। ओके। इसके बाद में उन्होंने लिखा है रिचार्ड 3 1593 में, थोड़ी सी आगे की सेटिंग है, यानी कि 1471 से 1475 की कहानी है। इसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने एक ड्रामा और लिखा है जो है आपका हेनरी 8, जिसको लिखा गया 1613 में, लेकिन ये कोलैबोरेटिव वर्क है विलियम फ्लेचर के साथ में। इसकी जो सेटिंग है वो 1520 से 1530 के इर्द गिर्द रखी गई है। ओके। तो विलियम शेक्सपियर ने ये जो प्ले हैं, इन प्लेज को पहले लिखा है। क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ऊपर वाले जो प्ले हैं वो विलियम शेक्सपियर को पहले लिखने चाहिए, बट विलियम शेक्सपियर ने अपोजिट कर दिया है। तो ये जो प्ले हैं हेनरी 6 से लेकर और रिचार्ड 3 तक, इन प्लेज को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये हमारा फर्स्ट टेट्रोलॉजी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट टेट्रोलॉजी कहा जाता है हिस्टोरिकल प्लेज का। आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। फर्स्ट टेट्रोलॉजी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट टेट्रोलॉजी में कौन कौन से प्लेज शामिल हैं? हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3 और रिचार्ड 3। ये आपका फर्स्ट टेट्रोलॉजी या फर्स्ट हेनरियाड बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में इसने जो प्ले लिखे हैं वो इसके पहले वाले थे। ठीक है ना। इसके पहले होने चाहिए थे, वो बाद में लिखे हैं। इसमें प्ले शामिल होता है आपका रिचार्ड 2 1595 में लिखा है। इसकी सेटिंग है 1398 की और लगभग 1400 तक ये सेटिंग चली है। इसके बाद में नेक्स्ट है हेनरी 4 पार्ट 1 1597 में लिखा है। सेटिंग है 1402 से लेकर 1403 तक। और है हेनरी 4 पार्ट 2 1598 में, सेटिंग है 1403 से लेकर 1407 तक। और इसके बाद में हेनरी 5 1599 में लिखा गया है और जो सेटिंग है वो है 1413 से लेकर 1415 में। अगर क्वेश्चन कलेक्टिवली पूछ लिया जाए कि ये जो प्ले 4 प्ले हैं, ये रिचार्ड 3 से लेकर हेनरी 5 तक, इनको कलेक्टिवली हम किस नाम से जानेंगे? तो ये विलियम शेक्सपियर की सेकंड टेट्रोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। सेकंड टेट्रोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 8 प्ले हैं रिचार्ड 2, हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और रिचार्ड 3, ये 8 प्ले जो हैं इनको कलेक्टिवली हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो ये जो 8 प्ले हैं इनको हम 8 प्लेज, यानी कि 8 प्लेज हेनरियाड के नाम से जानते हैं। कलेक्टिवली इनको इस तरीके से बोला जा सकता है। इसमें एक जो प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है किंग जॉन, ये एक अलग डायनेस्टी यानी अलग किंगडम की कहानी है, जिसकी सेटिंग है 1199 से लेकर 1206 तक की। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जो हिस्टोरिकल ड्रामा है इस तरीके से लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपना जो प्रेजेंट प्ले है हेनरी 4 पार्ट 1, ठीक है ना, किंग हेनरी 4 पार्ट 1, उसकी तरफ। तो चलिए उस प्ले को हम समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ऐसा नहीं हो कि बीच में कुछ मिस हो जाए। ठीक है। देखिए हेनरी 4 पार्ट 1 क्या है? हिस्टोरिकल ड्रामा है। बेसिकली इससे पहले विलियम शेक्सपियर ने रिचार्ड 2 लिखा है, क्योंकि हेनरी 4 की जो नींव है वो रिचार्ड 2 से स्टार्ट होती है। वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, बट पहले आप इसको समझ लीजिए। तो जब ये प्ले स्टार्ट होता है हेनरी 4 पार्ट 1, तो इस प्ले की स्टार्टिंग होती है जब किंग हेनरी अपने दरबार में बैठा हुआ है और उसको सूचना मिलती है किसकी,
एक युद्ध चल रहा है, हैमिल्टन हिल पर एक युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में किंग हेनरी फोर्थ की तरफ से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो है हेनरी पर्सी, फर्स्ट अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ये वो कैंडिडेट है जिसने रिचार्ड सेकंड यानी जो प्रीवियसली जो किंग था रिचार्ड सेकंड, उसको गद्दी से उतारने में, डिपोज करने में किंग हेनरी की मदद की थी, यानी कि हेनरी बोलिंगब्रूक की मदद की थी। ठीक है ना। अच्छा, ये किसके साथ में चल रहा है? तो ये डगलस के साथ में, आर्कबाल्ड डगलस, फोर्थ अर्ल ऑफ डगलस के साथ में चल रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और नॉर्थम्बरलैंड के साथ में इसका बेटा भी है हेनरी हॉटस्पर, इसको हॉटस्पर के नाम से हम लोग प्ले में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों लोग राजा की तरफ से लड़ रहे हैं इस कैंडिडेट से। ओके, हेनरी हॉटस्पर की विजय होती है इस वाले युद्ध में, शुरुआत वाले युद्ध में। इसके बाद में प्ले की जब एंडिंग होती है तो एंडिंग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हेनरी हॉटस्पर और हेनरी पर्सी अर्ल ऑफ फर्स्ट अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, यानी कि ये दोनों बाप बेटे किंग हेनरी फोर्थ के खिलाफ एक रिबेल कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। ठीक है ना। और इनके बीच में बैटल होता है। उस बैटल में किंग हेनरी फोर्थ का बेटा है प्रिंस हैरी, वो जीत जाता है, यानी कि किंग हेनरी फोर्थ की विजय होती है और हॉटस्पर की डेथ हो जाती है। ये बैटल होता है श्रीव्सबरी में, यानी कि इसको हम बैटल ऑफ श्रीव्सबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक कि इस प्ले का जो प्लॉट है वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन प्लॉट को समझने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना जरूरी है, इससे प्ले को समझने में काफी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं पहले अच्छे तरीके से, जिससे कि आप अगर इसका प्रीवियस प्ले पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, इसका अगला प्ले पढ़ेंगे तो आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, कहानी की शुरुआत बहुत पहले से होती है, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में चलूंगा। ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पर जो नींव रखी जा रही है कहानी की, वो रखी जा रही है किंग एडवर्ड थर्ड से। यानी एक राजा था जिसका नाम था किंग एडवर्ड थर्ड। इस किंग एडवर्ड थर्ड से पहले भी एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एडवर्ड सेकंड। क्या था? किंग एडवर्ड सेकंड। ठीक है, ये आपको तो किंग एडवर्ड सेकंड को मैंने आपको जब क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ाया था तो क्रिस्टोफर मार्लो ने अपना एक प्ले लिखा है एडवर्ड सेकंड, उसमें बताया था कि किस तरीके से एडवर्ड सेकंड को इसकी ही पत्नी ने, ठीक है ना, इसकी ही पत्नी ने, जिसका नाम था इसाबेला ऑफ फ्रांस, जो कि किंग फिलिप फोर्थ की बेटी थी फ्रांस के राजा की, उसने अपने प्रेमी यानी कि अपने लवर जिसका नाम था मोर्टिमार जूनियर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जूनियर मोर्टिमार बोल सकते हैं। तो मोर्टिमार के साथ मिलकर किंग एडवर्ड सेकंड को गद्दी से उठाया और खुद राजा बन गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए कमांड अपने हाथों में ली, लेकिन क्योंकि राजशाही सिस्टम था तो इसका जो बेटा था किंग एडवर्ड थर्ड, ये गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। किंग एडवर्ड सेकंड के बाद में कौन गद्दी पर बैठा? किंग एडवर्ड थर्ड गद्दी पर बैठा। जब किंग एडवर्ड सेकंड को मार दिया गया, है ना, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, किसके द्वारा? इसाबेला ऑफ फ्रांस, इसकी मां के द्वारा, और जूनियर मोर्टिमार था उसके द्वारा। तो ये बहुत ही समझदार राजा हुआ किंग एडवर्ड थर्ड। किंग एडवर्ड थर्ड ने क्या किया? अपनी मां को और जूनियर मोर्टिमार को मरवा दिया, जेल में बंद करवा दिया और मरवा दिया। मां को प्रिजन में डाल दिया, जो शायद प्रिजन में ही मर गई होगी, इतना कुछ खुलासा नहीं किया है, तो मैं तो सिर्फ कहानी का सीक्वेंस बता रहा हूं। तो किंग एडवर्ड सेकंड से जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? किंग एडवर्ड थर्ड बना। ठीक है ना, किंग एडवर्ड थर्ड में किंग एडवर्ड थर्ड के 5 बेटे थे। ठीक है ना, किंग एडवर्ड थर्ड के 5 बेटे थे, जिसमें एक बेटा था एडवर्ड द प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसको हम ब्लैक प्रिंस के नाम से जानेंगे। ये एल्डेस्ट सन है किंग एडवर्ड थर्ड का, मेरी बात को समझते जाइएगा। ये एल्डेस्ट सन है किंग एडवर्ड थर्ड का, जिसकी किंग एडवर्ड की डेथ होने से पहले ही डेथ हो जाती है, यानी बिफोर हिज फादर ही वाज डेड, अपने पिता से पहले ही इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा बेटा था, तो जो उत्तराधिकारी बनेगा वो इसका बेटा बनेगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरे बेटे की तरफ चलते, एक बेटा और था किंग एडवर्ड थर्ड का, जिसका नाम था जॉन ऑफ गॉन्ड। कौन था? जॉन ऑफ गॉन्ड, जो कि ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर था। ये था द 4th सन ऑफ द एडवर्ड थर्ड, यानी कि ये एडवर्ड थर्ड का 4th सन था। अच्छा, इसके साथ में एक बेटा और है जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, थॉमस ऑफ वुडस्टॉक। मेरी बात को समझ लीजिएगा, थॉमस
ऑफ वुडस्टॉक। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं आएगा, बट आप इसको याद रख लीजिएगा। किंग एडवर्ड थर्ड के हम 3 बेटों का जिक्र करेंगे। पहला बेटा ये है, ठीक है ना, जिसकी असमय मृत्यु हो जाती है बीच में। एक बेटा है जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, और एक बेटा है थॉमस ऑफ वुडस्टॉक। तो क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है, ये हो गया खत्म, ठीक है। अब जब ये खत्म हो गया तो किंग एडवर्ड थर्ड की मृत्यु के बाद में जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? ये बनेगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि छोटी उम्र में ही राजा बन गया था। अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद में छोटी उम्र में ही राजा बन गया था रिचर्ड सेकंड। तो जब ये राजा बना था उस समय पर जो कार्यभार संभाला जा रहा था वो 2 लोगों के द्वारा संभाला जा रहा था, जिसमें एक नाम था थॉमस ऑफ वुडस्टॉक, ठीक है, दूसरा नाम था जॉन ऑफ गॉन्ट, द फोर्थ सन ऑफ एडवर्ड थर्ड। यानी कि इसके अंकल्स के साथ, इसके अंकल के द्वारा पूरा किंगडम संभाला जा रहा था। लगभग 1 साल तक इसके अंकल ने थॉमस ऑफ वुडस्टॉक और जॉन ऑफ गॉन्ट के द्वारा इसका राज्यभार संभाला गया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये समझदार हो गया तो इसने पूरी कमान अपने हाथों में संभाली। इसने एक काम और किया था। जॉन ऑफ गॉन्ट का एक बेटा था जिसका नाम था हेनरी बॉलिंगब्रूक, नोट करिएगा। यानी कि इसके ये चाचा हैं, चाचा का एक बेटा था हेनरी बॉलिंगब्रूक, जिसको बाद में हेनरी फोर्थ के नाम से हम जानेंगे, जो किंग बनेगा 1399 से 1440 तक। तो इसका एक बेटा था। तो इसने रिचर्ड सेकंड ने क्या किया, इसके बेटे को यानी कि अपने कजन ब्रदर को हेनरी बॉलिंगब्रूक को बैनिश कर दिया था किंगडम से। मेरी बात को समझते जाएगा, है ना। हेनरी बॉलिंगब्रूक को बैनिश कर दिया था अपने किंगडम से। इसके समय में 1381 में एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट। तो पीजेंट रिवोल्ट जब हुआ है ना, पीजेंट रिवोल्ट जब हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटा, ब्लैक डेथ आया यहाँ पर, ठीक है ना, प्लेग फैल गया, बहुत सारी समस्याएं लोगों के बीच में आई और इसको बहुत तरीके से कई सारे प्रॉब्लम के साथ में गुजरना पड़ा। मेरी बात को समझ लिया आप लोगों ने। अब क्या हुआ, जब इसका राज्यभार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद में क्या होता है, जॉन ऑफ गॉन्ट की डेथ हो जाती है। बेटे को पहले से ही बैनिश कर दिया गया है, जॉन ऑफ गॉन्ट हो गया खत्म। अब जॉन ऑफ गॉन्ट खत्म हो गया तो रिचर्ड सेकंड ने क्या किया, हेनरी बॉलिंगब्रूक जो कि पहले से ही बैनिश कर दिया गया था, इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, मतलब अपने किंगडम से इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जब इसको बिल्कुल खत्म कर दिया, अब पिताजी तो खत्म हो गए, क्योंकि पिताजी इसको समझा सकते थे कि रिवोल्ट न करे। तो इसने क्या किया कि अब क्या पिताजी भी नहीं रहे और इसने मुझे राज्य से बेदखल भी कर दिया रिचर्ड सेकंड ने। तो हेनरी बॉलिंगब्रूक ने क्या किया, कुछ लोकल रिवोल्ट करने वाले कैंडिडेट थे, उपद्रवकारी जिनको बोल सकते हैं, ठीक है ना, उनके साथ में ये मिल गया। और उन उपद्रवियों में जो शामिल था वो था हेनरी पर्सी फर्स्ट अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है। इस कैंडिडेट के साथ में ये मिला, इनके साथ में इसने संधि की और ये दोनों एक हो गए। संधि करने के बाद में ये एक हो गए और एक होने के बाद में इसका बेटा तो इसके साथ में था ही था, मतलब ये सभी इकट्ठे हो गए और इन तीनों ने गुट मिलाकर रिचर्ड सेकंड यानी कि रिचर्ड ऑफ बोर्डिक्स को 1399 में डिपोज कर दिया, गद्दी से उतार दिया और प्रिजन कर दिया। शायद ये प्रिजन में मर गया था, ऐसा खुलासा नहीं हुआ है। तो समझ में आएगा, रिचर्ड सेकंड को 1399 में किसने हटाया, हेनरी बॉलिंगब्रूक ने, जो कि 1399 में राजा बना और इसका नाम पड़ा हेनरी फोर्थ। क्या पड़ा, हेनरी फोर्थ, ओके। हेनरी फोर्थ राजा बना ये। 1399 से लेकर 1413 तक ये राजा रहा। अपने राज्यकाल में ही जब ये जीवित था तभी इसने हेनरी ऑफ मोनोमाउथ, जिसको हम हेनरी फिफ्थ के नाम से जानेंगे, हेनरी फिफ्थ, हेनरी फोर्थ और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में आपका किंग हेनरी फोर्थ है और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 जो पहले होगा उसमें हेनरी फिफ्थ राजा बनेगा आगे चल के, और हेनरी फिफ्थ कंप्लीटली हेनरी फिफ्थ के लिए ही लिखा गया है। तो हेनरी बॉलिंगब्रूक हेनरी फोर्थ बना और इसके बाद में 1413 से इसका बेटा हेनरी ऑफ मोनोमाउथ, जो कि हेनरी फिफ्थ के नाम से जाना जाएगा, वो राजा बनता है, हेनरी फिफ्थ, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्टोरी थी इस किंगडम की। आई होप कि मैंने आपको समझा दी। तो हमारा जो प्ले स्टार्ट होगा ये वाला, हमने एडवर्ड थर्ड,
आपको नहीं कराया है, हालांकि इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। रिचार्ड सेकंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी प्ले करा चुका हूं और मैंने इसकी स्टोरी भी बता दी किस तरीके से इसको डिपोज किया है। हमारा जो प्ले स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, हेनरी बोलिंगब्रू के शासनकाल से, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से, ठीक है ना। जिसमें किस किस की भूमिका है, हेनरी यानी कि हॉट्सपुर की, और हॉट्सपुर के फादर जो कि हेनरी पर्सी फर्स्ट अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, तो शुरुआत में हेनरी के लिए लड़ते हैं और लास्ट में दोनों ही लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं हेनरी के खिलाफ। तो हमारा जो प्ले है वो यही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, जिससे कि हमारी कहानी आगे बढ़े और जो नई कैरेक्टर्स आए कहानी में उनको आप अच्छे तरीके से समझ लें। चलिएगा, तो किंग हेनरी फोर्थ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द रूलिंग किंग ऑफ इंग्लैंड, हेनरी इज नॉट एक्चुअली ऑल दैट ओल्ड। जब प्ले की शुरुआत होती है तो किंग हेनरी बहुत ज्यादा वृद्ध नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है अपनी करतूतों पर, क्योंकि उसने अपने कजन को यानी कि रिचार्ड सेकंड को धोखे से रिवोल्ट करके लोगों को अपने साथ मिलाकर गद्दी से उतार दिया और शायद वो मर गया। तो अपने इस सिंफुल एक्टिविटी से वो अपने आप को काफी हताश महसूस कर रहा है और वो सोच रहा है कि जिस तरीके से मैंने रिवोल्ट किया है और मैं गद्दी पर बैठा हूं, इससे चीजें आसान नहीं हुई हैं, सहज नहीं हुई हैं और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं, क्योंकि जो रिवोल्ट की जो आग लगी है मैंने जो लगाई थी वो अभी भी चल रही है। लोग मेरे खिलाफ भी रिवोल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरे खिलाफ भी रिवोल्ट कर सकते हैं। और उसकी जो अहम चिंता है वो ये कि इसका जो बेटा है जिसका नाम है प्रिंस हॉल, जिसको हम प्रिंस हैरी के नाम से भी जानेंगे, जो कि आगे चल के हेनरी फिफ्थ बनेगा, वो कुछ निकम्मे टाइप का बेटा है, जो कि फालस्टॉप, जो कि एक नौटंकी टाइप आदमी है, जोकर किस्म का व्यक्ति है, चोर उचक्का है, उसके साथ में वो उसकी शौहरत में बिगड़ गया है। तो ये हमारा किंग हेनरी फोर्थ का कैरेक्टर है। जो नाम तो किंग हेनरी, जो प्ले का टाइटल तो किंग हेनरी फोर्थ पर है, लेकिन ये प्ले का लीड कैरेक्टर यहाँ पर सपोज नहीं किया गया, बस ये प्ले को थोड़ा सा स्टार्टअप देता है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। कहानी का जो मुख्य हीरो है वो कौन है, प्रिंस हॉल, यानी कि हेनरी फिफ्थ जो बनेगा, जो राजकुमार है अभी, वही इस कहानी का हीरो है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो Henry is not actually all that old, but at the time the play opens, he has been worn down prematurely by worries. चिंताओं से घिरा हुआ है। He nurses guilty feeling about having won his throne through a civil war that deposed the former king Richard II. In addition, his reign has not brought an end the internal strife of England, which erupts into an even bigger civil war in the play. यानी कि इन्होंने जो किया है उससे चीजें खत्म नहीं हुई, शांत नहीं हुई, एक नए वॉर की तैयारी चल रही है, जो कि स्कॉटलैंड और वेल्स बॉर्डर पर तैयारी में लोग लगे हुए नई रिबेल्स करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी, प्रिंस हॉल, तो किंग हेनरी फोर्थ का बेटा है ये, हु विल इवेंचुअली बिकम किंग हेनरी फिफ्थ, जो कि आगे चल के किंग हेनरी फिफ्थ बनेगा। हैरीज टाइटल प्रिंस ऑफ वेल्स, इसको हम प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से भी जानेंगे, बट ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स कॉल हिम हेल। लेकिन इसके जो फ्रेंड्स हैं जैसे कि पॉइन है, ठीक है ना, हार्टोड है, फालस्टॉप है, गर्ड्स हिल हैं, ये इसके कुछ निकम्मे फ्रेंड्स हैं जो कि चोरी करते हैं, ये सभी इसको हॉल बुलाते हैं, हॉल। ही इज आल्सो समटाइम कॉल्ड हैरी मोनोमाउथ, इसको हैरी मोनोमाउथ के नाम से भी जाना जाता है। टाइटल्स याद रखिएगा, प्रिंस हैरी, प्रिंस ऑफ वेल्स, हैरी मोनोमाउथ और हॉल, ये सभी किसके नाम है, प्रिंस हैरी के नाम है। हैरी स्पेंड्स ऑल हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हाईवेमैन, मतलब लुटेरों के बीच में रहता है, ठीक है ना, रॉबर्स, होर्स और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके साथ में रहता है। ही हैज अ सीक्रेट प्लान टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ नोबल प्रिंस, और वो इन लोगों के बीच में रहता है और लोगों को अपने मन की बात बताता है कि मैं इन लोगों के बीच में इसलिए रहता हूं। जब राजा उससे पूछता है कि तुम ऐसे लोगों के साथ में रहते हो, तो अपने पिता को सीक्रेटली बताता है कि मैं इन लोगों के साथ में इसलिए रहता हूं कि अभी मैं जितना खराब हो सकता हूं उतना खराब हो जाऊंगा। लोग मुझे निकम्मा समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, ठीक है ना, आवारा समझेंगे, बट जिस दिन मैं राजगद्दी संभालूंगा, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मैं प्रिंस हूं, और मैं प्रिंसली हैबिट एकदम अडॉप्ट करूंगा, जिससे कि जो लोग मुझसे उम्मीद नहीं करते, मैं उनकी उम्मीद से ज्यादा खरा उतरूंगा, तो लोग मुझे और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए मैं अभी ऐसे लोगों के साथ में रहता हूं, ठीक है, ये इसका प्लान है।
क्लियर हो गया। चलिए, एक बहुत अच्छा लड़ाकू व्यक्ति है, एक घोड़ा बहुत अच्छे तरीके से चलाता है और काफी ब्रिलियंट भी है। नेक्स्ट वन, हॉटस्पर, ठीक है ना, ये एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में। द सन एंड द आयर ऑफ द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ये वही कैंडिडेट है जिसने हेनरी फोर्थ यानी कि हेनरी बॉलिंगब्रूक, जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट का बेटा है, ठीक है ना, यानी कि रिचार्ड सेकंड का कजिन है, इसको रिचार्ड सेकंड को हराने में मदद की थी, तब जाकर ये राजा बन पाया था। कौन? हेनरी, हेनरी किंग हेनरी राजा कैसे बना था? हॉटस्पर और हॉटस्पर के फादर अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड की मदद से राजा बने थे। तो हॉटस्पर कौन है? अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड का बेटा है। ओके, एंड द नेफ्यू ऑफ अर्ल ऑफ वुरकास्टर, और वुरकास्टर का भतीजा है, मतलब अर्ल ऑफ वुरकास्टर और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ये दोनों कौन है? ब्रदर ब्रदर, ध्यान रखिएगा। तो हॉटस्पर्स रियल नेम इज हेनरी पर्सी, इसका असली नाम क्या है? हेनरी पर्सी नाम है। ही इज आल्सो कॉल्ड द हैरी, इसको भी हैरी के नाम से जानते हैं, कभी कभी इसको पर्सी बुलाते हैं। बट ही हैज अर्नड हिज निक नेम फ्रॉम हिज फायरनेस, लेकिन इसने अपना जो निक नेम है वो अपने खतरनाक लड़ाई के तरीके से, क्योंकि बहुत ही जुझारू है, बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, अच्छा सोल्जर है, इसलिए इसको ये नेम, इसका जो निक नेम है वो प्राप्त हुआ है। ओके, सो हॉटस्पर इज अ मेंबर ऑफ द पावरफुल पर्सी फैमिली ऑफ द नॉर्थ विच हेल्प्ड ब्रिंग किंग हेनरी फोर्थ टू पावर, जिसने किंग हेनरी फोर्थ को सत्ता में आने में मदद की थी। बट नाउ फील्स दैट द किंग हैज फॉरगॉटन हिज डेब्ट टू देम, लेकिन अब जब काफी साल गुजर गए हैं, किंग हेनरी सत्ता में आ चुका है, हेनरी का बेटा भी बड़ा हो गया प्रिंस हॉल, तब जाकर हॉटस्पर को ऐसा लगता है, हॉटस्पर के फादर को तो खैर ज्यादा समस्या नहीं है किंग हेनरी फोर्थ से, बट बेटे को ज्यादा समस्या है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने किंग हेनरी फोर्थ की बहुत मदद की, हर तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन अब ये जो राजा है ये हमारे पिता को और हमको वह वैल्यू नहीं देता जो वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। इसीलिए ये क्या करता है, ये इनके खिलाफ यानी कि किंग हेनरी के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। इसमें स्कॉटिश लीडर और वेल्स लीडर मिल जाते हैं इनके साथ में, और ये रिवोल्ट करते हैं, जिसमें लास्ट में जाकर हॉटस्पर की डेथ हो जाती है प्रिंस हॉल के द्वारा। ठीक है, ये इसकी कहानी है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है सर जॉन फॉलस्टॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अ फैट ओल्ड मैन बिटवीन द एजेस ऑफ अबाउट 50 एंड 65, ठीक है ना, 50 और 65 के इर्द गिर्द इसकी उम्र यहाँ पर बताई गई है, जो कि एक इन है यहाँ पर इंग्लैंड में, ठीक है ना, रॉन्ग साइड ऑफ लंदन, एंड मेक हिज लिविंग एज अ थीप, हाईवेमैन एंड मोक। ये एक हाईवेमैन के तरीके से एक्टिविटी करता है, एक रॉबर के तरीके से, यानी कि एक तरीके से बाहियात किस्म का आदमी है, शराब के नशे में रहता है और प्रोस्टिट्यूट के साथ में भी रहता है और इनमें पड़ा रहता है। इसके साथ में ही जो किंग हेनरी का बेटा है फॉलस्टॉप, सॉरी जो प्रिंस हेल है वो रहता है, जो इसकी शौबत में बिगड़ गया है, जिसके कारण जो राजा है अपने बेटे से काफी खफा रहता है कि तुम जिम्मेदारियां कब संभालोगे। ये एक फादर फिगर है प्रिंस हॉल के लिए, यानी कि किंग हेनरी फोर्थ का जो बेटा है उसके लिए एज अ मेंटोर का काम करता है, एक फादर फिगर वो समझता है फॉलस्टॉप। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड। ये कैरेक्टर काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अ नोबल मैन एंड मिलिट्री लीडर हु इज क्लोज कंपेनियन एंड वैल्यूएबल एली ऑफ किंग हेनरी फोर्थ। ये किंग हेनरी फोर्थ का एक विश्वास पात्र है, अर्ल ऑफ वॉरकोस्टर, जो कि मिलिट्री लीडर भी है किंग हेनरी फोर्थ की तरफ से और एक नोबल मैन भी है। जब बैटल स्टार्ट होता है श्रीव्सबरी में तो एज अ मैसेंजर का काम भी ये करता है। नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन ऑफ लैंकेस्टर। लॉर्ड जॉन ऑफ लैंकेस्टर द यंगर सन ऑफ किंग हेनरी, यानी कि किंग हेनरी फोर्थ का छोटा बेटा है ये, एंड द यंगर ब्रदर ऑफ प्रिंस हैरी। और जो प्रिंस हेल यानी कि प्रिंस हैरी है, हेनरी मोनोमाउ जिसे हम बोलते हैं, उसका छोटा भाई है। जॉन प्रूव हिमसेल्फ वाइज एंड वैलिएंट इन बैटल डिस्पाइट हिज यूथ। ये काफी बहादुर है, छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा वेलर है, बहुत ही ज्यादा करेजियस है। नेक्स्ट है सर वाल्टर ब्लंट। सर वाल्टर ब्लंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अ लॉयल एंड ट्रस्टेड एली ऑफ द किंग एंड अ वैल्यूएबल वॉरियर, जो कि युद्ध में मारा जाता है श्रीव्सबरी में। ओके, राजा की तरफ से लड़ता है, राजा का भेष रख लेता है बैटल ऑफ श्रीव्सबरी में और वहां पर ये डगलस के द्वारा मार दिया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास थॉमस पर्ची, अर्ल ऑफ वॉरकोस्टर। थॉमस पर्ची, अर्ल ऑफ वॉरकोस्टर, ये कौन है? हॉटस्पर का अंकल है, बहुत ही चालाक, बहुत ही मैनिपुलेटिव कैंडिडेट है। और वॉरकोस्टर इज द मास्टर माइंड बिहाइंड द पर्ची रिबेलियन। और जो लास्ट में जो पर्ची फैमिली रिबेल करती है उसका मास्टर माइंड यही है। राजा हॉटस्पर और हॉटस्पर के फादर को कई मौके देता है, शांति संदेश भेजता है, बट वॉरकोस्टर ये सोचता है कि अगर इन्होंने शांति जो संदेश है उसको मान लिया तो राजा को तो पता ही है कि वॉरकोस्टर ने क्या किया है, इस रिबेल को भड़काया है और राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। दैट इज वाई ये सही बात इन दोनों के पास में पहुंचने नहीं देता और एटलीस्ट बैटल फाइनल होता है और जो अपोजिट पार्टी है यानी कि हॉटस्पर के साइड की पार्टी है वो हार जाती है, राजा जीत जाता है। नेक्स्ट अगला कैरेक्टर है हेनरी पर्ची, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ओके, ये हॉटस्पर के फादर हैं। नॉर्थम्बरलैंड कॉन्स्पायर्स एंड रेजेस ट्रूप्स ऑन द पर्ची साइड, बट ही क्लेम्स दैट ही इज सिक बिफोर द बैटल ऑफ श्रीसबरी एंड डज नॉट एक्चुअली ब्रिंग हिज ट्रूप्स इनटू द फ्रे। देखिए यहाँ पर एक सस्पेंस दिखाया गया है कि जब बैटल ऑफ श्रीसबरी होता है तो हॉटस्पर के साथ में डगलस भी है, कुछ वेल्स लीडर भी हैं, ठीक है ना, आर्क बिशप ऑफ यॉर्क भी है, बहुत सारे रिवेलियन इसके साथ में है। बट लास्ट मोमेंट पर इसका खुद का फादर, ठीक है ना, नॉर्थम्बरलैंड ये बोलता है कि मैं बहुत बीमार हूं और मेरी सेना श्रीसबरी में नहीं आ सकती और उसकी सेना नहीं पहुंचती। दैट इज वाई हॉटस्पर की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। यानी इसका खुद का फादर भी उसको धोखा दे देता है, बीमारी का बहाना बना लेता है, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं कि राजा सही है, राजा की जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन पर रहना चाहिए, राजा को क्या जरूरत है कि वो अपने ग्रेटिट्यूड करे या ना करे। दैट इज वाई वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और खुद का बेटा उसका मर जाता है। नेक्स्ट है एडमंड मोर्टिमर। एडमंड मोर्टिमर कॉल्ड द अर्ल ऑफ मार्च, ये एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा। द वेल्स रिबेल ओवेन ग्लैंडर्स सन इन लॉ। देखिए जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो प्ले की स्टार्टिंग में हमें दो बैटल फील्ड मिलते हैं। एक में तो जो नॉर्थम्बरलैंड है और हॉटस्पर है उसके फादर लड़ रहे होते हैं, और दूसरी जो लड़ाई हो रही होती है वो वेल्स बॉर्डर पर हो रही होती है, जिसमें एडमंड मोर्टिमर लड़ाई लड़ता है किसके साथ में? ओवेन ग्लैंडर के साथ में, ठीक है ना, इसके ट्रूप्स के साथ में। और इस लड़ाई में हार जाता है। कौन हार जाता है? एडमंड मोर्टिमर। माना ऐसा जाता है कि एडमंड मोर्टिमर ने ओवेन ग्लैंडियर की बेटी के साथ में शादी कर ली है और अब ये क्या बन गया है? ओवेन ग्लैंडियर का सन इन लॉ बन गया है, ठीक है। जब ये ओवेन इसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, उधर वो क्या है, जो हॉटस्पर है यानी कि नॉर्थम्बरलैंड का जो बेटा है हॉटस्पर, वो दूसरे बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है। समझना मेरी बात को, ये वेल्स बॉर्डर पर है। वेल्स बॉर्डर पर एडमंड मोर्टिमर हार जाता है और ओवेन इसको गिरफ्तार कर लेता है, इसके हजारों सैनिकों को पकड़ लेता है। ओके, हालांकि ये इसका सन इन लॉ है, मेरी बात को समझ लेना। दूसरा जो स्कॉटिश बॉर्डर है वहां पर डगलस और हॉटस्पर के फादर बैटल फील्ड में है, वहां पर हॉटस्पर डगलस को हरा देता है, डगलस के बेटे को और डगलस को गिरफ्तार कर लेता है और उसके जितने सिपाही हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेता है। वहीं से कहानी चेंजिंग हो जाती है। जब मोर्टिमर को इधर इसने गिरफ्तार कर लिया है ओवेन ने, तो वो राजा के पास एक मैसेज भेजता है कि वह केवल डगलस के बेटे को राजा को हैंडओवर करेगा, डगलस और उसकी सेना उसके पास रहेगी। उसका रीजन यह है कि वो चाहता है कि मोर्टिमर को छुड़ाने के लिए ओवेन ग्लैंडियर को एक रकम, जो वसूली की रकम होती है, वो दे दी जाए, जिससे कि मोर्टिमर जो इसका कजिन है, किसका? हॉटस्पर का कजिन है मोर्टिमर, वो उसको छुड़ाना चाहता है। इस बदले में वो कहता है कि मैं डगलस और डगलस की सेना को अपने पास रखूंगा और राजा मुझे रैंसम की रकम देगा, जिस रकम को देकर मैं अपने कजन को दूसरे बॉर्डर से छुड़ा लूंगा। राजा मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? उसको पता है कि एडमंड मोर्टिमर ने ओवेन की बेटी के साथ में शादी कर ली है और किसी न किसी चाल पट्टी के कारण ये इससे लड़ा है और जानबूझकर ओवेन के साथ में बैटलफील्ड हार गया, जिससे राजा की सेना कमजोर पड़ जाए। तो वो उसको ट्रेटर बोलता है। इसी बात से हॉटस्पर को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम तो हमारे किए हुए कामों को ही भूल गए, तुमने तो हमारे घर वालों को बता दिया, हमने तुमको रिचार्ड सेकंड से जिताया था और अब तुम मोर्टिमर को छुड़ा नहीं सकते। इसी बात से फिर वो वेल्स, स्कॉटिश और जितने भी जो अगेंस्ट लोग थे राजा के, उन सभी के साथ में मिलकर
एक कॉन्स्पिरेसी, एक रिबेल क्रिएट करता है। समझ में आ गया? ये कहानी है रिबेल क्रिएट करने की, क्रांति करने का रीजन ये है कि पहले तो हॉटस्पुर के खानदान को ही राजा ने इग्नोर कर दिया, उनके किए हुए कर्मों पर पानी फिर दिया। अब वो मोर्टिमर को ही नहीं छुड़ाना चाहता, ये बोल रहा है कि वह एक ट्रेटर है, गद्दार है। उसने जानबूझकर ओवेन के साथ में बैटल यानी कि युद्ध लड़ा और जानबूझकर हार गया, जिससे मेरी सेना पकड़ी गई, जबकि वह खुद उसका सन इन लॉ है, खुद उसका दामाद है। ठीक है, चलिए आगे। ओवेन ग्लैंडोवर, तो द लीडर ऑफ द वेल्स रिबेल्स, ये वेल्स का जो रिबेलियन है उसका लीडर है, एंड फादर ऑफ लेडी मोर्टिमर। मोस्ट एडिशन ऑफ हेनरी फोर्थ रेफर टू हिम एज ओवेन ग्लैंडोवर। ओवेन ग्लैंडोवर के नाम से इसको जानते हैं। तो ग्लैंडोवर जॉइंस द पर्सी इन द इंसरप्शन अगेंस्ट किंग हेनरी, यानी ये इस रिबेलियन में शामिल हो जाता है। वेल एजुकेटेड है, इंग्लैंड में पढ़ा हुआ है, एंड वेरी कैपेबल इन बैटल। ही इज आल्सो स्टीप्ड इन द ट्रेडिशनल लोर ऑफ वेल्स एंड क्लेम्स टू बी एबल टू कमांड द ग्रेट मैजिक। ये थोड़ा सा सुपरस्टिशियस कैंडिडेट है और मैजिक में भरोसा रखता है। ठीक है ना, ओमेन को मानता है, यानी कि जो अपशकुन होते हैं उनको भी मानता है। चलिए, तो ये कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं ना, सारे कैरेक्टर्स को आप लोग समझते जाइएगा। नेक्स्ट है आर्कबाल्ड अर्ल ऑफ डगलस। ये वो कैंडिडेट है जो स्कॉटिक यानी स्कॉटिश रिबेल का ये लीडर है, जिसके साथ में किंग हेनरी का शुरुआत में बैटल होता है, और उस बैटल में किंग हेनरी की तरफ से पर्सी फैमिली लड़ रही होती है, यानी हॉटस्पुर लड़ रहा होता है। हॉटस्पुर इसको शुरुआत में गिरफ्तार कर लेता है, इसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लेता है। तो द लीडर ऑफ द लार्ज आर्मी ऑफ स्कॉटिश रिबेल अगेंस्ट किंग हेनरी, यूजुअली कॉल्ड द डगलस, ट्रेडिशनल वे ऑफ रेफरिंग टू अ स्कॉटिश क्लैन चीफ, यानी स्कॉटिश जनरल को रेफरेंस देने के लिए डगलस बोला जाता है। इसका कंप्लीट नेम है आर्कबाल्ड अर्ल ऑफ डगलस। ओके, तो द डेडली एंड फियरलेस डगलस फाइट्स ऑन द साइड ऑफ पर्सी। लास्ट में ये पर्सी फैमिली के साथ में पर्सी फैमिली के साथ में मिलकर किंग हेनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और शुरुआत में ये पर्सी फैमिली से लड़ाई लड़ रहा था बिहाफ ऑफ किंग हेनरी फोर्थ की तरफ से। नेक्स्ट है सर रिचार्ड वर्नन। सर रिचार्ड वर्नन ये रिलेटिव है अर्ल ऑफ वॉरकोस्टर का। अर्ल ऑफ वॉरकोस्टर का रिलेटिव है, यानी कि जो पर्सी फैमिली है, पर्सी फैमिली का ही रिलेटिव समझ लीजिए इसको, जो कि हेनरी फोर्थ के खिलाफ बैटल फील्ड में आता है लास्ट में। नेक्स्ट है द आर्क बिशॉप ऑफ यॉर्क। द आर्क बिशॉप हुज गिवन नेम इज रिचार्ड स्कॉप। इसका दिया हुआ नाम क्या है? रिचार्ड स्कॉप। हैज अ ग्रीवेंस अगेंस्ट किंग हेनरी। ये भी किंग हेनरी से थोड़ी सी जेलसी रखता है, इसकी भी किंग हेनरी से दुश्मनी है। दस कॉन्स्पायर ऑन द साइड ऑफ पर्सी, इसलिए लास्ट में ये भी जो पर्सी फैमिली है हॉटस्पुर की साइड है उस तरफ मिल जाता है, और किंग हेनरी फोर्थ के खिलाफ बैटल फील्ड में, बैटल ऑफ सीरीजबरी में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है नील पोइंस बार्डोप एंड पेटो। ये सभी कौन है? ये फालस्टॉप के कंपेनियन है, प्रिंस हैरी के फ्रेंड हैं, यानी कि किंग हेनरी के बेटे के फ्रेंड है। गेटसिल भी प्रिंस हॉल का फ्रेंड है, फालस्टॉप का फ्रेंड है, एक रॉबरी करने वाला व्यक्ति है। बेसिकली ये सभी लोग रॉबरी ही करते हैं, चोरी उचक्की करते हैं। तो इसका जो नेम है एक गेटसिल नाम की सड़क से पड़ गया है, जहां पर ये अक्सर लूटपाट किया करता था। ओके, गेटसिल वेयर ही सेट अप मेनी रॉबरीज। आगे है मिस्ट्रेस क्विकली। मिस्ट्रेस क्विकली कोई खास रोल नहीं निभाती, इसकी 2-3 बार ही चर्चा होती है मिस्ट्रेस क्विकली की। होस्टेस हैं ये बोर हेड टेवर्ड इन की, एक तरीके से बोलें तो ये प्रोस्टिट्यूट हम इनको बोल सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं भी फालस्टॉप के साथ में थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया है प्ले में। ओके, ये कहानी में 2-3 जगह पर मैं देखने के लिए मिलती है। एक तो जब मैसेंजर आता है तब ये प्रिंस हॉल को संदेश देती है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको बुलाया है, क्योंकि कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है और तुम जल्दी से जल्दी चले जाओ। ओके, चलिए, तो ये तो कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अब हम इसको सीन वाइज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, किस तरीके से प्ले डेवलप होता है, कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है। आप लोगों ने कैरेक्टर को पढ़ लिया, कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो कैरेक्टर में तो एक बार पीछे स्किप करके कैरेक्टर्स को देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैरेक्टर की बात चल रही है। तो एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होती है। एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट है
जहां पर किंग हेनरी फोर्थ प्लान टू लॉन्च अ क्रूसेड, यानी कि किंग हेनरी अपने पैलेस में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, एक क्रूसेड पर जाने की उनकी इच्छा है और काफी दिनों से उसकी तैयारी है। क्रूसेड बेसिकली क्या है, एक धर्म युद्ध हम उसको बोल सकते हैं, और ये किसके खिलाफ है, इस्लामिक पीपल्स के खिलाफ है, इस्लामिक पीपल्स के खिलाफ है। और उसका रीजन क्या है कि यूरोपियन आर्मी और इस्लामिक पीपल्स के बीच में लड़ाई हो रही है, बैटल हो रहा है जेरूसलम में, ठीक है। तो किंग हेनरी फोर्थ प्लान टू लॉन्च अ क्रूसेड, प्लानिंग टू लीड अ मिलिट्री एक्सपीडिशन जेरूसलम द होली लैंड टू जॉइन द बैटल बिटवीन द इस्लामिक पीपल हु करंटली ऑक्यूपाई इट, यानी कि इस्लामिक पीपल ने क्या किया है, जेरूसलम पर कब्जा कर लिया है, और अब यूरोपियन जो आर्मी है वो इसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि रिलीजियस बैटल है ये। तो इसमें जो किंग हेनरी फोर्थ है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है यूरोपियन आर्मी की तरफ से। बट ये सारी प्लानिंग चल ही रही थी कि अचानक उसको खबर मिलती है कि हमारी आर्मी लड़ाई में मसरूफ हो गई है और हमारे किंगडम में दो बॉर्डर्स पर लड़ाई हो रही है, पहला वेल्स और दूसरा स्कॉट। वेल्स बॉर्डर पर जो है, जो मोर्टिमार है, जो राजा का काफी भरोसेमंद व्यक्ति है शुरुआत में, वो बैटलफील्ड में मसरूफ है, ठीक है। ओवेन ग्लैंडोवर के साथ में, उसकी सेनाओं के साथ में, जो कोई वेल्स रिबेल का लीडर है, उसके साथ में बैटलफील्ड में मसरूफ है और वहां पर वो हार गया है, ठीक है। उसकी सेनाओं को कैप्चर कर लिया गया है, उसको भी कैप्चर कर लिया गया है। और अकॉर्डिंग टू वेल्स ट्रेडिशन, जो वेल्स की महिलाएं हैं, उन्होंने जो मरे हुए सैनिक हैं उनकी जो बॉडी है उनको छत बिछत कर दिया, काट पीट कर फेंक दिया है। ये खबर राजा को मिलती है। एक और खबर राजा को मिलती है कि हमारा जो एक बहुत ही भरोसेमंद एली है जिसका नाम है हॉटस्पुर, वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, ठीक है ना। वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। स्कॉटिश बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है जहां पर उसने डगलस को हरा दिया है, डगलस की पूरी सेना को कैप्चर कर लिया है, डगलस को भी कैप्चर कर लिया है, डगलस के बेटे को भी कैप्चर कर लिया है। बट खबर ये आई है कि वो सिर्फ डगलस के बेटे को राजा को सौंपेगा, बाकी किसी को राजा को नहीं सौंपेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बाकी सभी को अपने पास रखेगा। राजा को इस चीज की खबर आती है तो राजा डिस्टर्ब हो जाता है और उसका जो प्लान है क्रूसेड का, धर्म युद्ध पर जाने का, वो वहीं पर पोस्टपोन कर देता है। क्लियर, समझ लीजिएगा। तो who are trying to seize it for the sake of Christianity put on hold, ये जो इसका क्रूसेड इसको पुट होल्ड कर देता है। when news arrived by Earl of Westmoreland, अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड जो राजा का भरोसेमंद आदमी है, वो खबर लेकर आता है कि एडवर्ड मोर्टिमर है ना, एडवर्ड मोर्टिमर, वन ऑफ द नोबल मैन एंड द नाइट बिहाफ ऑफ किंग हेनरी फोर्थ, हैज लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट वेल्स रिबेल ओवेन ग्लैंडोवर, जो कि वेल्स रिबेलियन लीडर ओवेन ग्लैंडोवर के साथ में बैटल हार गया है विद अ बैंड ऑफ गोरिल्ला फाइटर्स इन वेल्स, ठीक है ना। एंड वेस्टमोरलैंड, इसके बाद में एक और खबर सुनाता है वेस्टमोरलैंड कि वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल एली, यानी कि उनका एक और भरोसेमंद आदमी है जिसका नाम है हॉटस्पुर, इज बिहेविंग स्ट्रेंजली कैप्चर्ड आर्किबाल्ड द डगलस, जिसने आर्किबाल्ड यानी कि आर्किबाल्ड द डगलस को कैप्चर कर लिया है, जिसके साथ में बैटल फील्ड पर ये गया हुआ था। द लीडर ऑफ लार्ज बैंड ऑफ स्कॉटिश रिबेल, और इसका बेटा है मॉर्डिक अर्ल ऑफ फाइव, यानी कि डगलस और डगलस का बेटा है मॉर्डिक अर्ल ऑफ फाइव, दोनों को कैप्चर कर लिया है। क्लियर ना, ये अच्छी खबरें नहीं है राजा के लिए, तो राजा अपना जो प्लान है क्रूसेड पर जाने का उसको पोस्टपोन कर देता है। सीन बन की ये कहानी होती है। आगे कहानी क्या है, सीन बदलता है। प्रिंस हैरी एग्रीज, अभी हमें जो इन है इंग्लैंड में जहां पर फालोस्टॉप वगैरह रहते हैं, वहां पर कहानी दिखाई जाती है, जहां पर प्रिंस हेनरी और उसके जो फ्रेंड्स हैं जिसमें पॉइन है, फालोस्टॉप है, बालडोल्फ है, ये सभी लोग बैठे हुए हैं और ये एक व्यक्ति को लूटने की योजना बना रहे हैं। तो उसी बीच में प्रिंस हैरी और उसका एक फ्रेंड पॉइंस अलग योजना बनाते हैं कि जब सभी लोग रॉबरी करेंगे तो पोइन, यानी पोइन मतलब प्रिंस हेनरी का
जो दोस्त है वो स्वयं इन सभी लोगों को लूट लेंगे। इस चीज पर ये लोग सहमत होते हैं। मतलब कि ये उस इनका सीन है। नेक्स्ट सीन थर्ड है अ विंडसोर कास्टल। अ विंडसोर कास्टल, जहां पर राजा ने हॉटस्पर को बुलाया है, क्योंकि उसको पता पड़ गया है कि हॉटस्पर जो है उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो वो ऑर्डर देता है कि हॉटस्पर को बुलाकर लाओ। अब विंडसोर कास्टल में एक सभा बुलाएंगे और वहां पर इस चीज का खुलासा करेंगे कि हॉटस्पर के मन में क्या चल रहा है। तो हॉटस्पर बिकम फ्यूरियस विद किंग हेनरी। यहाँ पर जो हॉटस्पर है यानी कि जो पर्सी फैमिली का प्रिंस है, वो काफी यहाँ पर राजा के साथ में गुस्सा करता है। एंड हिज रिफ्यूजल टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन दैट हॉटस्पर फैमिली मेड टू हिज राइज टू पावर। और ये बोलता है कि हॉटस्पर फैमिली जो है वो काफी एहसान कर चुकी है राजा पर, लेकिन राजा उन एहसानों को नहीं मान रहा। हॉटस्पर के साथ में उसका अंकल वॉरकास्टर भी आया हुआ है, अर्ल ऑफ वॉरकास्टर भी आया हुआ है, और हॉटस्पर का फादर अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड भी आया हुआ है। तो हॉटस्पर और राजा के बीच में काफी बहस होती है और वो यही चीजें बताता है। और फाइनली ये बोलता है कि मैं सिर्फ डगलस के बेटे, जिसका नाम है मॉर्डोक अर्ल ऑफ फाइव, ये आपको सौंपूंगा, बाकी किसी को नहीं सौंपूंगा। बाकी के सभी लोग मेरे पास रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जो उधर यानी कि वेल्स बॉर्डर पर जो ओवेन ग्लैंडोवर है, जिसने मॉर्टिमार को गिरफ्तार कर लिया है, उसने उसे छोड़ने के लिए रकम मांगी है। जब तक आप मुझे वो रकम नहीं दोगे तब तक मैं डगलस और डगलस के लोगों को आपके हवाले नहीं करूंगा। ठीक है ना, समझ? यानी कि वो रैंसम लिया, जो वेल्स रिबेल है ओवेन ग्लैंडोवर, वो रैंसम मांग रहा है मॉर्टिमार को छोड़ने के लिए। तो इसने क्या किया है, इसने डगलस और डगलस की आर्मी को पकड़ लिया है। हालांकि लोग अलग अलग हैं, बट वो चाहता है कि डगलस के बदले में रैंसम हॉटस्पर को दी जाए, जो रैंसम वो हॉटस्पर अपने कजन ब्रदर मॉर्टिमार को छुड़ाने में यूज कर ले। बट राजा क्या कहता है, दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मॉर्टिमार ने जानबूझकर बैटल हारा है, क्योंकि वो ओवन ग्लैंडोवर का दामाद बन चुका है। उसने जानबूझकर ये अपनी हार स्वीकार की, जिससे मैं उसको पैसे दे दूं। वो एक ट्रेटर है, वो एक गद्दार है। इसी बात पर हॉटस्पर और राजा के बीच में लड़ाई यानी कि बहुत बहस हो जाती है। तो राजा कहता है या तो तुम जो मैं कह रहा हूं उस बात को मानो, नहीं तो तुम परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। तो हॉटस्पर गुस्से में चला जाता है। उसका पिता बोलता है कि शायद युद्ध में इतने सारे घाव उसको मिले हैं, इस वजह से उसने आपसे ऐसा बोल दिया होगा। और ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे का सीन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो एक्ट 2 स्टार्ट होती है। एक्ट 2 सीन फर्स्ट। The innkeeper tells Gatschel that a group of wealthy merchants will be leaving the inn soon and Gatschel goes to make arrangement to rob them। ये वही इनका यानी सराय का सीन है, जिसमें गैटसेल को जो इनकीपर है वो बताता है कि एक मर्चेंट है, वो सुबह सुबह चाय पी के निकल चुका है और जल्दी से रोड पर पहुंचने वाला है। तो गैट्सहेल, पॉइन और बारडोल्फ और फालस्टॉप, ये सभी लोग उसको लूटने की योजना बनाते हैं। इस सीन में सिर्फ इतना ही है। आगे सीन होता है फालस्टॉप along Gatschel and other friends rob a group of wealthy travelers with Prince Henry and Prince Leopold to rob Falstaff in turn। यानी ये लोग उस मर्चेंट को लूटने जाते हैं और जैसा कि प्लान बनाया था प्रिंस हेनरी ने और पोइन ने, ये दोनों लोग उल्टा फालस्टॉप को लूटने की ट्रिक करते हैं, जिससे बाद में फालस्टॉप की मजाक उड़ा सकें। नेक्स्ट सीन थर्ड है गैटसेल, फालस्टॉप, पेटो, बारडोल्फ, ये सभी लोग उस आदमी को लूटते हैं। ठीक है ना, और बाद में पॉइन और हैरी के द्वारा खुद लूट लिए जाते हैं। इसके बाद में ये लोग बताते हैं हेनरी, गॉडसेल, फालस्टॉप, पेटो, बारडोल्फो को कि वे लोग हम ही हैं जिन्होंने तुम लोगों को लूटा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी डींगे हार रहे थे कि हमको ना सैकड़ों बदमाशों ने घेर लिया था और हमारा सारा सामान वगैरह ले लिया। तब जाके उन लोगों से सुना नहीं गया इतना बड़ा झूठ, तो उन्होंने कहा कि वो हम ही लोग थे जिन्होंने तुम्हें लूटा। ठीक है, ये इनकी कहानी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब सीन 4 स्टार्ट होता है। हॉटस्पर डिसाइड दैट ही कांट वेट एनी लॉन्गर टू स्टार्ट द रिबेलियन। अब क्योंकि वहां पर झड़प होने के बाद में ये लोग चले आए और इसने वेल्स और स्कॉटिश जितने भी जो लीडर थे सभी से मुलाकात की और एक रिबेल यानी कि कॉन्स्पिरेसी करने का डिसीजन ले लिया। तो हॉटस्पर डिसाइड दैट ही कांट वेट एनी लॉन्गर टू स्टार्ट रिबेलियन
For fear his plans will be leaked to King Henry, Hotspur's wife Lady Percy asked him what he is up to, but he insulted her and refused to fill in her. देखिए जब वो यहाँ पर रिबेल को कंस्ट्रक्ट कर रहा था, लोगों को इकट्ठा कर रहा था, तो उसने बहुत सारे लोगों को पत्र लिखे थे। तो कुछ लोगों ने तो रिबेल में अपने आप को शामिल कर लिया, किसी किसी का लेटर मना करने के लिए आया। तो अब हॉटस्पर को लग रहा है क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने मना किया है कि किंग हेनरी की सेना बहुत बड़ी है, हम उनसे रिबेल में हार जाएंगे, तो वो श्योर हैं कि वे लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो वो राजा को बता देंगे और हमारा जो प्लान है रिबेल करने का वो खुल जाएगा। तो अब उसको जल्दी पड़ी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो राजा पर अटैक कर ले। ओके, नेक्स्ट इसी सीन में क्या होता है, बोर्च हेड टेवर्न में जो कि ईस्ट चीफ लंदन, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ईस्ट चीफ लंदन में इस्टेब्लिश्ड है ये। तो फालस्टॉप एंड हिज फ्रेंड्स अराइव एंड फालस्टॉप लॉन्चेस इनटू द टेल हाउ ही एंड हिज फ्रेंड्स वर रोब्ड। यहाँ पर आकर फालस्टॉप सभी को बताता है कि किस तरीके से सैकड़ों लोगों ने उनको घेर लिया था और उन्हें लूट लिया। इसके बाद में जब वो ज्यादा छेकी भगा रहे थे तभी हैरी और पॉइंट्स आते हैं और अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं कि उन्हीं ने उनको लूटा था। तब जाकर वो बात खत्म होती है। द टेवर्ड्स होस्टेस मिस्ट्रेस क्विकली कम्स। मिस्ट्रेस क्विकली जो कि उस सराय की होस्टेस हैं, यानी उस सराय को चलाती हैं, वो आती हैं और प्रिंस हैरी को बताती हैं कि उनके फादर ने उनको बुलाया है। ओके, उनके फादर ने एक नोबलमैन को भेजा है एक मैसेज लेकर, और नोबलमैन आता है और बताता है कि कंट्री में सिविल वॉर की कंडीशन हो गई है। जो हॉटस्पर है, हॉटस्पर के बारे में सब कुछ बता देता है और मोर्टिमर के बारे में सब कुछ बता देता है कि कुल मिला के बहुत ही खराब हालत है, तुमको घर वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, तो जब वो मैसेंजर चला जाता है तो हैरी और फालस्टॉप यानी कि प्रिंस हैरी और फालस्टॉप एक रोल प्लेइंग गेम शुरू करते हैं जिसमें फालस्टॉप राजा बनता है और जो प्रिंस हैरी है वो राजकुमार बनता है, और वे रिहर्सल कर रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हारे पिताजी तुमको डांटेंगे तो तुम्हें किस तरीके से आंसर देना, इन सारी चीजों की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे वहां जाकर वो आराम से अपने पिताजी का इंटरव्यू कर सके। नेक्स्ट स्टार्ट होती है एक्ट थर्ड। तो इन वेल्स एट द कास्टल ऑफ ओवन ग्लैंडर, यानी कि ओवन ग्लैंडोवर के कास्टल में हो रहा है सब कुछ। द लीडर्स ऑफ द रिबेल आर्मी हैव गैदर्ड, जितने भी रिबेल आर्मी है सभी इकट्ठे हो रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं किंग हेनरी को मारने के लिए कि कैसे मारेंगे। दे डिवाइडेड अप हु विल रिसीव विच लैंड्स, और वे सभी इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि जब भी लोग जीत जाएंगे तो कौन सी जमीन पर किसका हिस्सा होगा। थोड़ी सी डिस्कशन होती है जिसमें a final farewell to their wives, the men take out a large map of Britain, ब्रिटेन का एक बड़ा सा मैप निकालते हैं and divide it up as they have earlier discussed, और जिस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया है कि किसको क्या मिलेगा उसी तरीके से वो बताते हैं कि आफ्टर दे डिफीट किंग हेनरी तो ओवेल ग्लैंडोवर विल गेट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्रिटेन। ठीक है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्रिटेन किसको मिलेगा, ओवेल ग्लैंडोवर को। वेस्टर्न इंग्लैंड एंड ऑल ऑफ वेल्स, है ना। Mortimer will get the southeast part of the England, including London, and Hotspur will get the northern part. Hotspur को पूरा नॉर्थन पार्ट मिल जाएगा। मतलब समझ में आया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्रिटेन यानी कि वेस्टर्न इंग्लैंड एंड वेल्स, ये सभी किसको मिलेगा, ग्लैंडोवर को, क्योंकि वेल्स तो इसका है ही है, बाकी की चीजें जो इधर की हैं वो भी मिल जाएंगी। मोर्टिमर विल गेट द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लैंड इंक्लूडिंग लंदन, और हॉटस्पर को मिलेगा नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है, जो कि उसके घर के पास में जहां पर उसका घर है। इस तरीके से डिस्कशन हो रही है, अभी जीते नहीं है बट प्लानिंग चल रही है, जीत जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा। नेक्स्ट सीन सेकंड आता है इसी में। तो प्रिंस हैरी हैज कम टू द रॉयल पैलेस। अब क्योंकि पिताजी ने बुलाया है तो प्रिंस हैरी घर आता है। काफी दिनों के बाद में घर आया है, उसके पिताजी उससे काफी नाराज हैं और उसकी जो कंपनी है उसको देखकर, यानी कि उनके जो साथ के रहने वाले लोग हैं उनके बारे में उसको बताता है कि वे लोग बहुत बेकार हैं। किंग हेनरी चेस्टाइज प्रिंस हेनरीज बिहेवियर एंड चॉइस ऑफ कंपनी, क्लेमिंग दैट हॉटस्पर वुड बी अ बेटर आई टू बिकॉज इवन दो ही इज अ ट्रेटर। कि पिताजी उस पर तंज कसते हैं कि तुमसे बढ़िया तो हॉटस्पर है, भले ही वो गद्दार है लेकिन उसका कोई कैरेक्टर तो है, तुम तो कुछ नहीं कर पाते। तभी प्रिंस हेल बताता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ में इसलिए रहता हूँ क्योंकि वक्त आने पर मैं जो लोग मुझे निकम्मा समझते हैं उनकी उम्मीदों से ज्यादा खरा उतर सकूं, और रही बात हॉटस्पर की तो मैं खुद उसे बेटर फील्ड में हराऊंगा। ठीक है,
आगे, सर वाल्टर ब्लंट, वन ऑफ हेनरीज ट्रस्टेड एली, एंटर सडनली बियरिंग द न्यूज दैट डगलस, द लीडर ऑफ स्कॉटिश रिबेल, मेट इंग्लिश रिबेल सेवरल डेज अर्लियर एट श्रीजबरी। बताता है कि श्रीजबरी में इन सभी लोगों की मुलाकात हो चुकी है जो वेस्ट इंग्लैंड में है। वे लोग कंबाइंड फोर्सेस को क्रिएट कर रहे हैं हम पर अटैक करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हॉटस्पॉट को पहले ही पता पड़ गया था कि पोल तो खुलेगी खुलेगी, और वो पोल खुल भी जाती है। तो पोल में ये पता पड़ता है कि जो लोग हैं सभी ये इकट्ठे हो रहे हैं हम पर अटैक करने के लिए। इस मैसेज को लाता कौन है? सर वाल्टर ब्लंट। ओके, तो हेनरी सेज दैट ऑलरेडी नोन अबाउट दिस, वो कहता मुझे इसके बारे में पहले से ही खबर पता पड़ गई है। मेरा जो छोटा बेटा है प्रिंस जॉन, लॉर्ड ऑफ लैंकेस्टर, ठीक है ना, और अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, मीट देम, वे लोग जाएंगे उनका सामना करने के लिए। अगले वेडनेसडे को बताता है कि हैरी जाएगा, ठीक है ना, प्रिंस हैरी जाएगा, सेट आउट ऑन थर्सडे हेनरी, और हम लोग कब जाएंगे? हेनरी एंड हिज फोर्स विल फॉलो देम, तो जब ये सभी लोग चले जाएंगे तो हम और हमारी फोर्स इनके साथ साथ जाएंगे। ऑल विल मीट एट ब्रिज नॉर्थ, सभी लोग ब्रिज नॉर्थ में मिलेंगे, नॉट फार फ्रॉम द रिबेल्स कैंप एट द श्रीजबरी, जो कि श्रीजबरी कैंप से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मतलब हम सब लोग भी निकल रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, हमको पता पड़ गया है। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में क्या होता है? प्रिंस हैरी रिटर्न टू बोर्स हेड इन, दोबारा से उसी सराय में वापस आता है, जितने भी उधार कर्जा वगैरह था इनके दोस्तों का सभी सेटल करता है, सभी लोगों को बताता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, और सभी को असाइनमेंट देता है कि हमें कहाँ जाना है, बैटल फील्ड में जाना है। सभी लोगों को बताना है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हमको भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहना है। He sent बारडोल्फ ऑफ टू डिलीवर लेटर टू हॉर्सबैक टू किंग हेनरीज टू, बारडोल्फ को भेजता है कि हम आ रहे हैं, ये बता दो जाके। Who are already on their way, on letter to हैरीज यंगर ब्रदर जॉन, जॉन ऑफ, जॉन यानी जो उसका यंगर ब्रदर है प्रिंस हैरी का, उसके पास में भी लेटर भेजता है कि हम भी आ रहे हैं, और अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड के पास भी भेजता है कि हम आ रहे हैं। फालस्टॉप से कहता है कि तुम पैदल पैदल लोगों के साथ में रहोगे, ठीक है ना, ऑफ ब्रिगेड ऑफ फुट सोल्जर, एंड हैरी डिपार्ट्स ऑन मिलिट्री अर्नर विद पेटो, और ये अपने फ्रेंड पेटो के साथ में मिलिट्री के साथ में युद्ध क्षेत्र में जाता है। यानी कि सीन थर्ड में मिलिट्री फोर्सेस की स्टार्टिंग हो जाती है। एक्ट 4 हमारा स्टार्ट होता है। एक्ट 4 सीन 1 में क्या होता है? रिबेल कैंप में कहानी चलती है, जो कि श्रीजबरी में लोगों ने अपने तंबू गाड़ रखे हैं नियर वेल्स बॉर्डर। इसमें हॉटस्पॉट, वॉरकेस्टर यानी उसका चाचा, और डगलस यानी कि स्कॉटिश किंग, स्कॉटिश रिबेल किंग आर डिस्कसिंग देयर स्ट्रेटेजी अटैक व्हेन अ मैसेज अराइव। तभी एक मैसेज आता है, ये लोग स्ट्रेटेजी बना रहे होते, तभी एक मैसेज आता है कि हॉटस्पॉट के फादर नॉर्थम्बरलैंड काफी बीमार पड़ गए हैं और वे अपने ट्रूप्स को यहाँ पर श्रीजबरी में नहीं भेज पाएंगे। समाचार काफी चिंताजनक था, क्योंकि ट्रूप्स नहीं आएंगे तो सेना कम पड़ जाएगी। इसके साथ में एक और मैसेज आता है सर रिचार्ड वर्नन के द्वारा, who is a relative of Percy's. Vernon has information that Henry's forces commanded by the Earl of Westmoreland. वो बताता है कि हेनरी की जो फोर्सेज हैं, किंग हेनरी की, उनकी कमांड वेस्टमोरलैंड के द्वारा की जा रही है। उनका बेटा भी आ रहा है प्रिंस जॉन, जो कि काफी बहादुर है, ठीक है ना, आर मार्चिंग टुवार्ड श्रीजबरी विद 7,000 मैन, लगभग 7,000 लोगों के साथ में वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो किंग है और प्रिंस हेल है, वे लोग भी अपने रास्ते में आ रहे हैं। लेकिन ओवन ग्लैंडोवर का जो ट्रूप है वह यहाँ पर अलॉटेड टाइम, जो कि 14 डेज का हमने टाइम दिया था श्रीजबरी में कलेक्ट होने के लिए, ओवन ग्लैंडोवर के फोर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक चिंता का विषय उनके लिए बन जाता है। बट क्योंकि वो बहादुर था, हॉटस्पॉट बहादुर था, इसलिए दिस डेवलपमेंट इज वेरी अलार्मिंग टू बोथ वॉरकेस्टर and Douglas since the battle clearly occur before Glendower can arrive। ये चिंता का विषय था कि जब तक ग्लैंडोवर आएगा 14-15 दिन में, तब तक तो युद्ध शुरू हो चुका होगा और खत्म भी हो चुका होगा। अब क्या किया जाए? नेक्स्ट इन सेकंड में फालस्टॉप हैज पुट टुगेदर अ ग्रुप ऑफ टेरिबल सोल्जर। फालस्टॉप भी टेरिबल सोल्जर के साथ में युद्ध क्षेत्र में आने की शुरुआत करता है। सीन थर्ड में क्या होता है? At the rebels camp in Shrewsbury, Hotspur and Douglas argue with Worcester। अब Worcester, Hotspur और Douglas एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि क्या वे लोग वहां पर जाएं युद्ध लड़ने के लिए श्रीजबरी में या न जाएं, क्योंकि
यानी कि एक तो ओवन ग्लैंडोवर की फोर्स नहीं आ रही है, दूसरे पिताजी भी फोर्स नहीं भेज रहे हैं, फोर्स हमारे पास कम है। और उस साइड में कौन कौन है, वेस्टमोलैंड है, प्रिंस हैरी है, ठीक है ना, और प्रिंस जॉन है, साथ ही साथ किंग हेनरी भी है, और उसके प्रिंस हेल्किस जितने फ्रेंड है सभी लोग, सभी अच्छे बहादुर योद्धा हैं। हमारी सेना कम पड़ जाएगी कि हमें अटैक करना चाहिए या नहीं, इसी चीज पर डिस्कस होती है। बट हॉटस्पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो किसी भी हालत में इस आक्रमण को करना चाहता है। सर वाल्टर ब्लंट अराइव एट द रिबेल्स कैंप। अब सर वाल्टर ब्लंट जो कि किंग हेनरी की तरफ से हैं, किंग हेनरी की तरफ से हैं, वो रिबेल्स कैंप में जाते हैं और एक पीस ऑफरिंग मैसेज लेकर जाते हैं, शांति वार्ता के लिए जाते हैं किंग की तरफ से। हेनरी एंड हॉटस्पर रिकाउंट, तभी किंग हेनरी की तरफ से जाते हैं, तो हॉटस्पर काफी गुस्से में है, और वो फिर दोबारा से वही चीज दोहराता है कि किंग हेनरी ने हमारी फैमिली के द्वारा किए हुए कामों का कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, कोई भी मान नहीं रखा, और हमारी कोई वैल्यू नहीं की। यहाँ तक कि अब तो वो जो मोर्टिमार है जिसको उसने पकड़ लिया था, उसकी रैंसम देने से भी मना कर दिया। तो हम कैसे इस रिबेल को ना करें? किंग हेनरी इस योग्य नहीं है कि वो राजा बना रहे, हम उसको राजा की गद्दी से उठा के मानेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है? ब्लंट आस्क, सर वाल्टर ब्लंट पूछते हैं कि तो ये बताओ हॉटस्पर, क्या तुम्हारे ये शब्द जो हैं ये इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि तुम युद्ध चाहते हो? तो हॉटस्पर कहता है ठीक है, अभी इस चीज को कंफर्म मत समझो कि युद्ध हम चाहते हैं, कल श्रीवरी के मैदान में जो रिबेलियन है सभी लोग इकट्ठे होकर बताएंगे कि हमें युद्ध चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, हाँ, हॉटस्पर सजेस्ट दैट दे मे डिसाइड टू एक्सेप्ट हेनरीज ऑफर ऑफ आर्मिस्टी आफ्टर ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं सीन 4 में। द आर्क बिशॉप ऑफ यॉर्क, ये एक और रिबेलियन है जो हॉटस्पर के साथ है, विद अ फ्रेंड नेम सर माइकल। ये अपना एक फ्रेंड है सर माइकल, इसके साथ में बातों में मशगूर है और चिंताग्रस्त है, सोच रहा है कि ओवन ग्लैंडेवर की फोर्स आई नहीं है, नॉर्थम्बरलैंड की फोर्स आई नहीं है, और ऐसी कंडीशन में हम युद्ध जरूर हार जाएंगे। ठीक है, और अगर हम युद्ध हारे तो क्योंकि किंग हेनरी को तो पता पड़ ही गया है कि हम लोग भी इस रिबेल में शामिल हैं, तो जब हॉटस्पर की डेथ हो जाएगी या हॉटस्पर हार जाएगा श्रीवरी में, तो फिर किंग हेनरी हमारे पीछे पड़ जाएगा। तो वो पहले से ही प्री प्लान कर लेता है बचने का कि अगर ये जो लोग युद्ध को हारते हैं तो हम किस तरीके से बचेंगे। तो ही सेंड अ लेटर टू हिज कजन जिसका नाम होता है स्कॉर एंड एन ऑर्डर टू लॉर्ड मार्शल इन कंटेगिनेंसी प्लान टू ट्राई टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग टेक डाउन एज रिवेल हिमसेल्फ इन केस हेनरी विंस एट श्रीवरी। ठीक है ना, अगर श्रीवरी में किंग हेनरी जीत जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो जगह ढूंढना स्टार्ट कर देता है। He knew that Henry is aware of his involvement in the uprising. उसे पता है कि किंग हेनरी को पता है कि इस रिवॉल्ट में मैं शामिल हूं और वो मुझे मारेगा जरूर, तो पहले से ही जगह ढूंढ लो बचने के लिए। एक्ट 5 सीन फर्स्ट। तो इन द कैंप एट श्रीवरी वॉर्केस्टर और वर्नन यानी दोनों रिबेलियंस आते हैं एज मैसेंजर फ्रॉम द रिबेल कैंप एंड हेनरी एड्रेस वॉर्केस्टर आस्किंग इफ ही इज विलिंग टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट विच विल इनवाइटेबली बी डिस्ट्रक्टिव एंड मेक पीस। देखिए पिछले वाले सीन में किंग हेनरी ने जो ब्लंट थे उनको भेजा एज अ पीस मैसेंजर के रूप में। तो हॉटस्पर ने कहा कि कल हमारे जो और रिबेलियंस आते हैं वे बताएंगे आपको कि हम लोग समझौता वार्ता करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो वॉर्केस्टर और वर्नन ये दोनों लोग आते हैं किंग हेनरी के पास में समझौता वार्ता के लिए। तो किंग हेनरी उनको समझौता वार्ता के लिए यानी पीस ऑफर करता है कि हम लोग शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं, तुम बताओ। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है हम बता देंगे, और वहां से चलते हैं। अब रास्ते में सोच रहे हैं कि अगर हमने ये बात किसको बताई, हॉटस्पर को बताई, तो हो सकता है हॉटस्पर मान जाए कि पीस वार्ता के लिए ठीक ऑफर है, और जब हॉटस्पर मान जाएगा तो राजा हमको नहीं छोड़ेगा। हॉटस्पर तो यंग है, अच्छा है, बहादुर आदमी है, उसकी सेना में फिर से हो जाएगा, लेकिन राजा हमको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, मरवा देगा। इसलिए हम हॉटस्पर को बताएंगे ही नहीं कि राजा ने हमसे क्या कहा है। हम उल्टा ये बोल देंगे कि राजा ने तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पूरे खानदान को
बहुत बेइज्जत किया, बहुत इंसल्ट किया, जिससे हॉटस्पर इस सुलह को कभी माने ना। ओके, उस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ जाती है। तो द रिबेल्स डू नॉट एक्सेप्ट द पीस ऑफरिंग बिकॉज हॉटस्पर स्टिल फील स्लाइटेड अबाउट हिज फैमिली ट्रीटमेंट। तो प्रिंस हेनरी सजेस्ट दैट he and Hotspur engage in combat to determine the winner and spare the lives of the soldiers on both sides। तो प्रिंस हॉल जो है, यानी कि प्रिंस किंग हेनरी का बेटा बड़ा वाला, वो कहता है कि देखो इतनी बड़ी लड़ाई में बहुत सारे लाखों लोग मारे जाएंगे, तो क्यों ना मैं और हॉटस्पर, यानी कि प्रिंस हॉल और हॉटस्पर ही सिर्फ इस लड़ाई का फैसला कर दें, तो जीत जाएगा वो जीत जाएगा, बाकी के लोगों की जान बच जाएगी। यानी सिंगल कॉम्बैट करने की उन्होंने योजना बना ली हॉटस्पर के साथ में। सीन 2 स्टार्ट होता है। इन द रिबेल कैंप इन श्रूसबरी, वॉरकोस्टर हैज डिसाइडेड नॉट टू टेल हॉटस्पर अबाउट हेनरीज रेस्पेक्टफुल ऑफर ऑफ एमनेस्टी और हैरीज चैलेंज टू सिंगल कॉम्बैट। यानी कि वॉरकेस्टर आकर कुछ बताता ही नहीं, जो उसको पीस ऑफर मिला था हॉटस्पर को जाकर कुछ नहीं बताता। वॉरकेस्टर फाल्सली टेल हॉटस्पर दैट किंग हेनरी इंसल्टेड द पर्सी फैमिली। इवन देन ये और बता देता है कि किंग हेनरी ने तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट और किया, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है। द फ्यूरियस हॉटस्पर डिक्लेयर दैट ही विल सीक आउट प्रिंस हेनरी ड्यूरिंग द बैटल एंड किल हिमसेल्फ। हॉटस्पर को इतना गुस्सा आता है कि वो ये बोलता है अब वो प्रिंस हेनरी से अकेले अकेले बैटल करेगा और प्रिंस हेनरी को बैटल फील्ड में मार देगा। प्रिंस हेनरी मतलब राजा का बेटा, उसको मार देगा। चलिए भाई, सीन 3 होता है। ऑन द बैटल फील्ड ऑफ श्रूसबरी द फाइट इज ऑन बिटवीन द आर्मी ऑफ किंग हेनरी एंड द फोर्सेज ऑफ द पर्सी रिबेलियन, यानी कि लड़ाई शुरू हो जाती है। द डगलस द फियरलेस लीडर ऑफ द स्कॉट्समैन सर्चेज इन द बैटल फील्ड फॉर किंग हेनरी हिमसेल्फ। डगलस राजा को ढूंढ रहा है बैटल फील्ड में, राजा से लड़ने के लिए वो फ्यूरियस है, बट राजा तो उसको नहीं मिलता है। राजा के भेष में सर वाल्टर ब्लंट उसको मिल जाता है, जिसके साथ में बैटल होता है और सर वाल्टर ब्लंट की डेथ हो जाती है। ठीक है ना, सर वाल्टर ब्लंट की डेथ हो जाती है। फालस्टॉप इधर से उधर घूमते हुए आता है, देखता है कि राजा के वेश में ये कौन पड़ा है, तो वो उसको एक घुसपैठिया के रूप में घोषित कर देता है। ठीक है, डिपोज बोलता है उसको। हॉटस्पर एंटर एंड आइडेंटिफाई द डेड ब्लंट एज एन इम्पोस्टर। हॉटस्पर देखता है, अच्छा हॉटस्पर देखता है, यानी कि वो, सॉरी मैंने बोल दिया, यानी कि हॉटस्पर देखता है, फालस्टॉप नहीं देखता। हॉटस्पर देखता है कि राजा मर गया है। जब उसको देखता है नजदीक से, तब उसको पता पड़ता है कि राजा नहीं, कोई इम्पोस्टर, कोई धोखेबाज है। ठीक है, इसके बाद में प्रिंस हेनरी लॉजेस हिज स्वॉर्ड। बैटल फील्ड में एक थोड़ा सा सीन ऐसा भी आता है कि प्रिंस हेनरी के हाथों से तलवार खो जाती है और वो फालस्टॉप से कहता है कि तुम तलवार मुझे दे दो। तो फालस्टॉप कहता है कि अभी हॉटस्पर जिंदा है, मैं तलवार नहीं दूंगा। डर के मारे वो उसको तलवार नहीं देता है। नेक्स्ट सीन 4 में क्या होता है। हैरी री एंटर्स एंड अकम्पनीड बाय हिज फादर, ब्रदर जॉन एंड वेस्टमोल्डर। सभी लोगों के साथ में वो आ जाता है बैटल फील्ड में। प्रिंस हैरी इज वॉन्डेड, हैरी घायल हो चुका है, बट रिफ्यूज टू स्टॉप फाइटिंग, लेकिन लड़ने से मना नहीं कर रहा, लड़ना चाहता है। एंड डोंट सीक मेडिकल अटेंशन, और दवाई भी नहीं लेना चाहता। ही हेड्स ऑफ विद जॉन एंड वेस्टमोल्डैंड, वो जॉन के साथ हो जाता है, वेस्टमोल्डैंड के साथ भी हो जाता है और आगे लड़ता हुआ चला जाता है। तभी क्या होता है, किंग हेनरी अकेले रह जाते हैं। सभी लोग लड़ते लड़ते आगे निकल जाते हैं, किंग हेनरी अकेले रह जाते हैं। तभी प्रिंस हेनरी डिफेंड हिज फादर फ्रॉम डगलस, क्योंकि जब किंग हेनरी अकेले थे तो डगलस की और किंग हेनरी की लड़ाई हो रही होती है। डगलस एक नया व्यक्ति है, हेनरी थोड़े से उससे एज में ज्यादा है, दैट इज वाई उनके अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो डगलस को हरा पाए। तो प्रिंस हेनरी अपने पिता को डगलस से बचाते हैं। हेनरी थैंक्स हिज सन विद वार्म एंड प्राइड, और कहते हैं कि तुमने अपने पिता का सम्मान आखिर प्राप्त कर ही लिया। ओके, चलिए, क्योंकि वो उसको नालायक समझते थे ना, इस वजह से। इसी बीच में हॉटस्पर एंटर्स एंड फाइंड हैरी अलोन। अब हैरी और हॉटस्पर एक दूसरे को अकेले मिल जाते हैं। प्रिंस हैरी देन फाइट हॉटस्पर इन कॉम्बैट। अब दोनों के बीच में सिंगल कॉम्बैट होती है बैटल फील्ड में, अकेले अकेले दोनों ड्वेल कर रहे हैं। इसी बीच में क्या होता है, डगलस रिटर्न्स वंस अगेन एंड अटैक फालस्टॉप। वहीं पर जब प्रिंस हैरी और हॉटस्पर दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं तो फालस्टॉप आता है और चीयर अप कर रहा है, किसके लिए, प्रिंस हेल के लिए, यानी तालियां बजाता है। तभी डगलस आ जाता है। डगलस फालस्टॉप पर अटैक करता है, फालस्टॉप मरने का नाटक कर जाता है। ठीक है ना। इधर जो लड़ाई चल रही थी हैरी की
हैरी की, वो हॉटस्पर को बहुत बुरे तरीके से घायल कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। हॉटस्पर की डेथ के बाद में फालस्टॉप आता है और उसको मरे हुए को चाकू से मारना शुरू कर देता है। लोगों को ऐसा लगता है कि फालस्टॉप ने हॉटस्पर को मारा है और वो भी सभी लोगों से यही दावा करता है कि मैंने हॉटस्पर को मार दिया है। ठीक है। सीन 5, द बैटल इज ओवर, युद्ध खत्म हो गया। श्रीजबरी का बैटल जो है किंग हेनरी IV की सेना जीत चुकी है। प्रिंस हेल ने हॉटस्पर को मार दिया है और कुछ लोग जो बचे थे उनको कैप्चर कर लिया या बाकी के मारे जा चुके हैं। तो द बैटल इज ओवर एंड हेनरीज फोर्सेस हैव वॉन डिसिसिवली, द रिबेल लीडर्स आर ऑल डेड और कैप्चर्ड। हेनरी हु हैज डिस्कवर्ड दैट द बैटल वाज ट्रिक्ड इन पार्ट ऑफ वॉरकेस्टर। देखिए, जब किंग हेनरी को पता पड़ता है कि वॉरकेस्टर जो कि हॉटस्पर के अंकल हैं वही इसका मेन रीजन है और उन्हीं ने क्या किया है, ये कॉन्स्पिरेसी, ये रिवेल करवाई है, तो वॉरकेस्टर एंड वर्नन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ओके। किंग हेनरी मेक प्लान अलोंग विद हिज एलिस एंड हिज सन टू डील विद द अदर रिबेलियस फैक्शन हु वर नॉट प्रेजेंट एट द बैटल। किंग हेनरी और उसके बेटे ये प्लान बनाते हैं कि रिबेल तो बहुत सारे लोग कर रहे थे बट यहाँ पर सभी लोग पकड़े नहीं गए और मारे भी नहीं गए, तो अब जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर नहीं है उन सभी को पकड़कर ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। ठीक है, ये प्लान बनाते हैं। तो वो कहता है कि ही विल सेंड जॉन, यानी कि यंगर बेटे को वेस्टमोरलैंड के साथ में भेजेगा यॉर्क में। क्यों? क्योंकि यॉर्क में जो नॉर्थम्बरलैंड है यानी कि हॉटस्पर का फादर है उससे बात करनी है, और जो आर्क बिशॉप ऑफ यॉर्क है जिसने पहले ही प्लान बना लिया था कि अगर हॉटस्पर हार जाता है तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे चला जाऊंगा, उसको ढूंढने के लिए लोग निकल जाते हैं। ही नोज आर अप इन द आर्म अगेंस्ट हिम, उसको पता है कि ये सभी लोग भी इनके खिलाफ थे और ये ढूंढने के लिए, मारने के लिए निकल जाएंगे। आगे वो प्रिंस हैरी से कहता है, ही सेज प्रिंस हैरी विल कम विद हिम, कहता है कि मेरा जो बड़ा बेटा है प्रिंस हैरी वो मेरे साथ जाएगा। कहां पर? वेल्स में। और हम वेल्स में किससे मिलेंगे? मोर्टिमर से, जो कि ओवन ग्लैंडोवर का दामाद है। ठीक है ना, जिसके रैंसम के लिए, मोर्टिमर की रैंसम के लिए हॉटस्पर ने हमसे रिबेल किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये प्ले हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी और आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए, और बाकी की जो चीजें हैं उनको आप रिटन में पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए।